हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं रिलेटिव मोशन से रिलेटेड बातें। आज हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है रिलेटिव मोशन। जनरली काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है रिलेटिव मोशन में, और आज हम उस रिलेटिव मोशन के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारी उसके अंदर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए। तो इस तरीके की सारी सिचुएशन हम हैंडल करने वाले हैं रिलेटिव मोशन में। तो रिलेटिव मोशन में शुरू कर रहा हूँ और हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि हम मोर देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, और जितनी ज़्यादा अमाउंट में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतने ही हमारे दिमाग में उनकी अच्छे से जो है क्लैरिटी बन जाएगी किस तरीके से रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को डील किया जाता है। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास ये लाइन हमें समझनी होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम सबसे पहले समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप उस रिलेटेड ऑब्जेक्ट की जब आप स्टडी करो तो आपका फ्रेम वहाँ होना चाहिए। यानी रेफरेंस का मतलब है कि वहाँ पर आपका फ्रेम लगा दो आप, है ना। या तो वो फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो सकता है, या फिर वो फ्रेम हो सकता है कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अब्सोल्युटली रेस्ट पे रह सके। अब्सोल्युटली रेस्ट पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं जहां पर हम जितनी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की स्टडी है उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक है आज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ रिलेटिव मोशन पे। अगर दो ऑब्जेक्ट है, हम थोड़ा स्पीड में लेंगे इन चीज़ों को। अगर सपोज दैट दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 1 और ये ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से मूव कर रहा है v2 को, दूसरे ऑब्जेक्ट को। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड v2 है, तो v1 स्पीड से ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, अप्रोच कर रहा है, दौड़ रहा है उसकी तरफ। तो उस केस में रिलेटिव मोशन का डायरेक्ट जो लिखा जाता है वो लिखा जाएगा v12। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ओके, नाउ दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आपस में माइनस हो जाती है। अच्छा, दूसरा हम कोई टॉपिक ले, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये इस स्पीड से इधर मूव कर रहा है, और ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, v2 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं v1 वेक्टर, और वो भी माइनस में। क्यों माइनस में क्यों ले रहा हूँ मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर देखो तो नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इसलिए मैं माइनस में लूँगा। सो माइनस v2, सो इट विल बी, इसे लिखा जा सकता है माइनस v1 प्लस v2। ये हमारे पास रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, अगर इसी के केस में ऐसा बोला जाता कि रिलेटिव मोशन बताओ सेकंड ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो अब इसे लिखा जाता v2 वेक्टर यानी प्लस x डायरेक्शन में माइनस ऑफ v1, तो इसे लिखा जाता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1। इस माइनस का मतलब है कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इससे इतनी स्पीड से पीछे है, v1 प्लस v2 की स्पीड से पीछे है। और इसका मतलब है कि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, ये बात भी ऐसे लिखी जा सकती है कि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में v1 प्लस v2 स्पीड से आगे है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम ये करने वाले हैं। अब इन पे बेस्ड हम कोई क्वेश्चन लेंगे और हम सारी इक्वेशन, अब ऐसे तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे वो हम लिख सकते हैं v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी। ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। इसी तरीके से इसे लिखा जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर रिलेटिव u स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s। तो ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन हम रिलेटिव मोशन के केस में भी लगा सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से हम रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं। ना एक और सिचुएशन दी जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे सपोज दैट ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। अगर हमें ऐसा भी बोला जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है
और ये यहाँ पर सपोज कि इस तरीके से हमने एक ऐसे एक प्लेंक ले लिया, जिस प्लेंक पर एक पर्सन जो है वो मूव कर रहा है, एक पर्सन मूव कर रहा है, और ये प्लेंक जो है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ इसी के साथ ये जो मैन जो इसके ऊपर है वो मैन भी यहाँ पे सपोज दैट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड पे बैठा बंदा है, जो भी ऑब्जर्वर है आपका, जो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, उसके लिए जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको क्या दिखाई देगा? अगर ये इस पर्सन की स्पीड निकालना चाहता है, इस पर्सन की स्पीड निकालना चाहता है, तो मैं इस पर्सन को P1 नाम दे दूं और ये P2 हमारे पास पर्सन है। तो ये P2 पर्सन अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखना चाहता है, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखें, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लें कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी है तो डायरेक्ट हम जो है इस पर्सन की स्पीड जो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हम अगर दोनों ही जिस ऑब्जेक्ट पे वो मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट मीन्स जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी वो ऐड हो जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी कभी रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोली जाए तो उस केस में आपको दिमाग में ये रखना है कि भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर देनी है, अगर वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं मूव करके इधर मूव करता तो उस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पर्सन की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती वो अगर 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जाता तो हम कह सकते थे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पर्सन की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप अपने दिमाग में रखें, जब भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना हो, जब दो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उस सिचुएशन में ये दिमाग में रखना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब रिलेटिव वेलोसिटी को आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उस सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है जब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता है तब हम इन चीज़ों का ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ अब मैं कुछ इलिस्ट्रेशन लूँगा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। चलो सपोज दैट कि एक एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड। पहला एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि सपोज मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है A और ये यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ये मूव कर रहे हैं और यहाँ से जो इनकी डिस्टेंस दी गई है वो 150 मीटर दी गई है। 150 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बी बॉल और ए बॉल आपस में किस टाइम पर मीट करेंगी, यानी वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है जब दोनों बॉल आपस में मीट कर जाए। तो उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट लगा सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम ए वेलोसिटी का, ए का, बॉल ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो अब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें ये देखना है कि अगर दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में हम दोनों वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं। सो इन दिस सिचुएशन अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी ए वैक्टर माइनस ऑफ वी बी वैक्टर। बट आपको मालूम होना चाहिए कि वी ए वैक्टर जो है इसकी डायरेक्शन लेते हैं 30। मैं इसको एक तरह से पहले सोल्व करके बता रहा हूँ। वैसे आप अगर इन चीज़ों में अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई तो आप डायरेक्ट जो है ये मान के चलें कि जब दो वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो आप उनको ऐड कर सकते हैं जनरली। तो यहाँ पे कितना आ गया 30 माइनस 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 ऑफ 20, सो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी हमें पता है कि दोनों को अगर रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड किया जाएगा तो भी 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, इनके बीच में जो एस रिलेटिव जो है वो कितना है, और हमें ये भी मालूम है कि भी इन दोनों के बीच में जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है और ऊपर की वजह से भी डाउनवर्ड होता है। तो ए रिलेटिव ऑलवेज जो है वो यहाँ पे 0 होगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस जी माइनस जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों के बीच में और रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस है 150 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारे पास आ गया। तो 3 सेकेंड के बाद ये जो दोनों बॉल हैं ये आपस में एक दूसरे को कोलाइड कर जाएंगी। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ ये दोनों बॉल जो है मिल जाएंगी 3 सेकेंड के बाद में।
एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जा सकती हैं। नाउ अगर एक और क्वेश्चन लें हम, सपोज एक एस्केलेटर है, एक एस्केलेटर है जिस पर शुरुआत में हम मान के चलते हैं कि जो एस्केलेटर है, ठीक है, वो शुरुआत में रेस्ट में है, यानी पहली जो कंडीशन में ले रहा हूँ वो ये है कि एस्केलेटर अपना रेस्ट में है और कोई पर्सन उस एस्केलेटर पे ऊपर की तरफ चढ़ता है, और एस्केलेटर की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द एस्केलेटर वो L दी गई है, L इसकी लेंथ है। अब वो क्या कह रहा है कि जब पहला सिचुएशन ये है, जब एस्केलेटर आपका रेस्ट में है, एस्केलेटर इज इन एट रेस्ट पोजीशन, जब आपका एस्केलेटर रेस्ट पोजीशन पे रहे और पर्सन जो चल रहा है इस पे वो मूव कर रहा हो, ठीक है, तो पर्सन की वेलोसिटी हम मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। तो आपको मालूम होना चाहिए एस्केलेटर आपका किस में है, रेस्ट में है, तो पर्सन की जो स्पीड होगी कितना, सपोज दैट उसने ये भी बोला है कि जब वो एस्केलेटर जब रेस्ट पे है तो पर्सन जब उसके ऊपर चल रहा है तो L लेंथ को कवर करने में उसे टाइम लग रहा है T1, तो हम बोल सकते हैं T1 बी द टाइम टेकन बाय द पर्सन। कितना टाइम लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है, तो L लेंथ को कवर करने में T1 टाइम लग रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे L अपॉन T1। और हमें पता है कि ये सिर्फ मैन की स्पीड होगी, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं मैन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर, सो इसे लिखा जाएगा V मैन माइनस एस्केलेटर। एस्केलेटर की स्पीड तो 0 है, तो हम ये मैन की स्पीड ही लेंगे L/T1। दूसरी अगर सिचुएशन आपको गिवन हो कि इस बार पर्सन जो है वो रेस्ट पे है, मैन रेस्ट पे है और एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सेकंड केस हम लगे पर्सन या मैन, हम बोले कि मैन अगर आपका रेस्ट में है और एस्केलेटर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो उस केस में वो कह रहा है कि उसी L लेंथ को क्रॉस करने में टाइम जो ले रहा है वो T2 बी द टाइम टेकन टू क्रॉस द लेंथ, ठीक है, L लेंथ को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये अब हम निकालने वाले एस्केलेटर का विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैन आपका रेस्ट में है तो टाइम इस बार T2 लगा है, तो L अपॉन T2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर सिचुएशन में ये क्वेश्चन में बोला जाता कि बोथ आर मूविंग, अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं, एस्केलेटर भी चल रहा है और साथ में मैन भी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, अगर एस्केलेटर की डायरेक्शन में ही मैन भी मूव कर रहा है, तो अगर L लेंथ को क्रॉस करना है, तो अगर इस केस में आपसे टाइम पूछे, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द मैन, ठीक है, व्हेन बोथ आर मूविंग, ठीक है, जब दोनों मूव कर रहे हो तो उस केस में कितना टाइम लगेगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सिंपल सा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि इस बार हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, मैन की स्पीड चाहते हैं, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पे जो बंदा बैठा रहेगा, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा, वही तो ऑब्जर्व कर पाएगा कि भाई किस तरीके से मैन भी चल रहा है और उसके साथ एस्केलेटर भी मूव कर रहा है। इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करना है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई थी कि जब मैन किसी भी ट्रॉली के थ्रू अगर वो वहाँ पे मूव कर रहा है उस ट्रॉली पे, तो उस केस में जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। इसी चीज़ से इसको सोल्व करना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है मैन प्लस वी एस्केलेटर, ठीक है, ओके। तो हमारे पास मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो कितना आएगा। सो यहाँ से हम Vm की वैल्यू निकाल सकते हैं L अपॉन T1 प्लस ये आ जाएगा L अपॉन T2, और हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद L 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, और ये है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, मैन की वेलोसिटी को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई L, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, T1 T2, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2। सो यहाँ से आप देखो ये क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो स्पीड बाय डिस्टेंस क्या होगा, टाइम, तो वो हमारे पास आ जाएगा टाइम, 1 अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड अपॉन जो डिस्टेंस है वो 1 अपॉन टाइम होगा।
सो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर हम जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है टाइम दे दे के। और फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके लिए घर पे करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप घर पे क्वेश्चन को हैंडल करें। सबसे पहले आपको यही सिचुएशन गिवन होंगी कि शुरुआत में एस्केलेटर को रेस्ट पे रखा गया और एल लेंथ को कवर करना है। एस्केलेटर जो है वो रेस्ट में है और जो मैन है वो चल रहा है। मैन जो है वो उसको एस्केलेटर की जो लेंथ है उसको क्रॉस करने में टाइम जो ले रहा है T1 वो 1 मिनट का टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 1 मिनट। ये किसके लिए? ये पर्सन के लिए, मैन के लिए है जो लेंथ को कवर करेगा। नाउ जब पर्सन या फिर जब हम कह दें कि वो जो मैन है वो मूव ना करे और एस्केलेटर मूव करे, तो उस केस में हम टाइम जो ले रहे हैं वो T2 ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो 3 मिनट दिया हुआ है। आपसे टोटल टाइम कैलकुलेट किया गया है जब दोनों मूव कर रहे हो। कौन? एस्केलेटर भी मूव कर रहा हो और साथ में मैन भी मूव कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएं और आंसर जो होगा वो आप सेकंड में बताएंगे। इसे सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगली जो इसी से रिलेटेड हम एक और टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि जनरली कई बार सिचुएशन जैसे गिवन होती है आपको कि उस तरीके से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे दिया जाता है, जनरली कोई क्वेश्चन ले, सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 कार हैं, इस तरीके से कार है, एक कार इधर है ना। तो ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो A है और ये B ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका कुछ आपको दे दिया, यहाँ पे स्पीड दे दिया, जैसे कि एक्सेलरेशन दे दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन दे दिया, 100 मीटर इसका सेपरेशन दे दिया। और ये जो B है ये रेस्ट में है और हमें ये भी दे रखा है, यानी यहाँ पे आपको इसकी स्पीड भी दे रखी है। तो यहाँ इसकी स्पीड दे रखी है। सपोज दैट इसकी कुछ भी स्पीड ले लें हम, 1 मीटर ले लें या 2 मीटर पर सेकंड ले लें, और इसे आपको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमें पूछा गया है ये है कि भी आपको ये बताना है कि कितने टाइम बाद ये जो है ये इस को क्रॉस कर लेगा, यानी इस दूसरे वाले ब्लॉक को क्रॉस कर लेगा, कितने टाइम बाद ये क्रॉस कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा? अब देखो, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है और जहाँ पर रेस्ट है उसका मतलब आप वहाँ पे अपना फ्रेम रख लो। तो आपका फ्रेम यहाँ आ जाएगा, तो हम इसी को रिलेटिव वेलोसिटी से सोल्व कर सकते हैं। VA माइनस VB, यानी हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक A का ब्लॉक B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, तो ब्लॉक A का ब्लॉक B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ से बहुत सिंपल है, VA की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, तो VAB की वैल्यू आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? आपको बोला गया कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है ये तो रेस्ट में है, ये अगर रेस्ट में रहेगा तो उस केस में क्या होगा? इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी A रिलेटिव अगर देखें हम तो A रिलेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन देखें तो वो भी हम सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना है? वो बनेगा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। हमें अगर टाइम कैलकुलेट किया जाए तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन वो 100 मीटर है। हम तो दूसरी इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। यहाँ पे 100 इक्वल टू U रिलेटिव अपने पास 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। और नाउ यहाँ पे हमारे पास ये रिलेटिव वेलोसिटी 2 इंटू ये इधर टाइम जो है वो आपको दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, प्लस कितना आ जाएगा? हाफ AT स्क्वायर। A कितना है? 4 है, T स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नाउ एक और क्वेश्चन जो है इसी रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, वो भी हम करने वाले हैं। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो देखें हम। सपोज दैट आपको इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है, मान लो कि ये एक रिवर है और रिवर जो है वो इस तरीके से रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है और एक स्विमर भी है जो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि वाटर की जो वेलोसिटी है वो U मैंने मान ली।
u जो है यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी है। मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। u यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी है और एक पर्सन जो है इसके अंदर छलांग मार के और इसी तरीके से जो है स्विमर है वो स्विम कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से स्विम कर रहा है, ठीक है। एक पर्सन ऐसे स्विम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको भी, एक पर्सन यहाँ पे स्विम कर रहा है और वो जो पर्सन है वो भी वेलोसिटी से स्विम कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम यहाँ पे जो मोशन को हम बोलेंगे ये जो मोशन होगा, इस केस में अगर यहाँ कोई पर्सन है, ग्राउंड पे कोई पर्सन है, तो अगर कोई ग्राउंड पे पर्सन है तो ग्राउंड का पर्सन यहाँ पर क्या देखेगा, ग्राउंड का पर्सन देखेगा कि इसकी स्पीड जो है एक तो u है उसके साथ v भी है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखेगा तो नेट स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, v प्लस यू। ऐसी सिचुएशन में इस स्पीड को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। तो आपको याद रखना है ये डाउन स्ट्रीम का केस है। अगर ऑब्जेक्ट, अगर आपका ये जो स्विमर है अगर ये अपनी डायरेक्शन मूव कर दे तो उस केस में अगर इस डायरेक्शन में मूव करे, सेकंड सिचुएशन अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से होगी। ये जो वाटर है, वाटर यू स्पीड से इधर जा रहा है और जो इस बार स्विमर है, ठीक है, वो स्विमर जो है, स्विमर अपना जो है इस बार इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्विमर जो है v स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रहा है। सो इस केस में अगर हम वेलोसिटी निकालें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमारे पास ये जो आएगी रिलेटिव वेलोसिटी वो आएगी v माइनस यू, और ये जो वेलोसिटी है ये हमारी अप स्ट्रीम की वेलोसिटी होगी। तो दिस इज द केस ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। और ये सारी वेलोसिटी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही चेक करेंगे। मैं ये जो चैप्टर आपको बता रहा हूँ इसमें केवल मैं मोशन इन वन डायमेंशन का ही पार्ट ले रहा हूँ, मैं 2D का मोशन नहीं ले रहा। मैं वो काइनेमेटिक्स के सेकंड पार्ट में वो सारी चीज़ें लूँगा। अगर स्विमर रिवर के फ्लो होने के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में मूव करे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो सारी बातें हम अगले जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें बनाने वाले हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसी से रिलेटेड कुछ एक अच्छी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं जो बहुत शानदार एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे इस तरीके की एक सिचुएशन है, सपोज दैट कि ये रिवर है, ये रिवर है हमारी, और इस रिवर के अंदर रिवर जो है वो कुछ u स्पीड से इधर मूव कर रही है, यानी यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो u स्पीड से इधर मूव कर रहा है ना, वाटर प्लस x डायरेक्शन में इस तरीके से चल रहा है। ओके, अब एक बोटर है, एक बोटर है, जैसे कि हम एक बोट बना लेते हैं। यहाँ पे बोटर के ऊपर एक मैन है, ठीक है, वो बोट चला रहा है। तो क्या करता है कि ये बोट चलाता हुआ इधर से आता है तो बीच में ये देखता है कि यहाँ पर, यहाँ किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर इसको यहाँ पे कॉर्क दिखाई देती है। कॉर्क, ये कॉर्क जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो दिस इज द कॉर्क, कॉर्क दिखाई देती है ना। और ये जो पर्सन है t इक्वल टू 0 पर इसको दिखाई दी, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इधर मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। बोट पे मैन जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रहा है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ से जो जर्नी इसने स्टार्ट की वो हम जर्नी मान लेते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट की, ए पॉइंट से इसने जर्नी स्टार्ट की, तभी जब t इक्वल टू 0 पर इसको क्या दिखाई दिया है, एक कॉर्क दिखाई दिया है। जब ये पर्सन आगे मूव करता है तो आगे क्या होता है कि ये कहीं किसी लोकेशन पे बी पे पहुंचता है। इस तरीके से ये किसी लोकेशन बी पे पहुंच जाता है, ये पर्सन इधर ही पहुंच जाता है, बी लोकेशन पे पहुंच जाता है। जब ये इसे बी लोकेशन पे पहुंचता है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, तब इसको पता चलता है कि यार मैं ये देखूं कि ये कॉर्क जो इसके ऊपर, जब मैं t इक्वल टू 0 पे था तो उस वक्त ये कॉर्क यहाँ पर था। अब ये वापस यहाँ से विचार बनाता है, ये सोचता है कि चलो वापस चला जाए, है ना। तो ये वापस मूव करके आए, तब ये देखे कि ये कॉर्क जो है कितने, ठीक है, कितने टाइम बाद ये कॉर्क इसको यहाँ पे मिलने वाला है, कितने टाइम बाद ये कॉर्क इसको यहाँ से मिलने वाला है। तो ये इधर जा रहा था, अब क्या करता है, अब ये यहाँ से सोच के आता है कि चलो ये जो टाइम है, ये टाइम हम मान लेते हैं कि सपोज इसने यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लिया है t1 टाइम लिया। कितना टाइम लिया, t1 टाइम। कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ए से बी तक का टाइम, इसने t1 टाइम लिया।
अब देखो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब ये पर्सन इधर मूव कर रहा था, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये कॉर्क भी तो मूव करेगी। ये कॉर्क किस स्पीड से मूव करेगी? ये कॉर्क जो है ये उसी स्पीड से मूव करेगी जिस स्पीड से वाटर का फ्लो हो रहा है। ये बात अपने दिमाग में रखो, ये जो कॉर्क है ये उसी स्पीड से मूव करेगी जिस स्पीड से वाटर का फ्लो हो रहा है, जबकि बोट की स्पीड इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है। तो वाटर का तो फ्लो है, बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, वाटर का फ्लो इधर है। अब आप देखो T1 टाइम के बाद ये सोचता है कि कब यहाँ कितने टाइम बाद ये जो है ये जो कॉर्क है इसको मिलेगा। यहाँ पे सपोज मैं मान लेता हूँ कि जो टाइम ले रहा है टाइम T1 जो 30 मिनट इसको लगे। कितने मिनट लगे? 30 मिनट। जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो इसको 30 मिनट लगे। अब ये यहाँ से मूव करके वापस आएगा, जब ये मूव करके वापस इस डायरेक्शन में आएगा तो देखें आप बड़े ध्यान से समझें, ये इधर जा रहा है और वाटर का फ्लो भी इधर है, तो ये कौन सी स्ट्रीम का केस हो गया? डाउन स्ट्रीम का केस। तो जो भी सिचुएशन को जो यहाँ पे फील करने वाला है वो एक ऑब्जर्वर होगा, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वही देखेगा कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो देखो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर आ रहा है, यू यहाँ पे क्या है? वाटर के फ्लो की स्पीड है। अब ये यहाँ से वापस आता है, जब ये यहाँ पे वापस आता है तब तक तो ये कॉर्क भी आगे चल के यहाँ कहीं किसी लोकेशन पे पहुँच जाती है। मैंने मान लिया कि ये कॉर्क जो है ये किसी सी पॉइंट पर यहाँ पहुँच जाती है। अब ये वापस मूव करेगा, जब ये वापस मूव करता है तो ये जो कॉर्क इसको मिलती है, ऐसे ये जो वापस मूव करके आता है बोटर से बोट, तो ये कॉर्क इसको इस लोकेशन पे यहाँ पर जो कॉर्क इसको मिलती है, ठीक है, वो इसको यहाँ पे कॉर्क मिलती है। जब ये वापस मूव करके यहाँ पे आना तब तक ये कॉर्क यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करने वाला। अब आप देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पूछा है कि कितना टाइम लगेगा। मान लिया कि मैंने यहाँ से B से C का यहाँ तक आने का, इसको वापस यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा। मैंने मान लिया कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज दैट यहाँ तक आने में इस बॉर्डर को T2 टाइम लगा है। कितना टाइम लगा? T2 टाइम। पहले यू गया फिर T2 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में T2 टाइम लगा। अब मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोन इसको जो है या ये कॉर्क जो है ये इसको कितने टाइम बाद इसको यहाँ पे मिलने वाला है, ये क्वेश्चन मेरा। अब मुझे बताया कि टोटल ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी A से B जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक की, वो दो पार्ट्स में हम लिख सकते हैं। A से C जाएगा और उसके बाद C से B जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी करेगा ट्रेवल। तो A से B में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? देखो 5 किलोमीटर पर आवर तो है ही और वाटर की स्पीड भी है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम हो जाएगी वो अपनी डाउनवर्ड स्ट्रीम हो जाएगी। सो डाउनवर्ड स्ट्रीम के अंदर ये कितने से चलेगा? 5 + u, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा T1। अब A से C क्या बात करते हैं? A से C में ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगा वो कितना टाइम लेगा? थोड़ा सोचने वाली बात है। आप सोचो, ये कॉर्क यहाँ से चलना शुरू किया और ये इसको इस बोटर को वापस यही टाइम पे मिल जाता है। मतलब देखो क्या हो रहा होगा, हो क्या रहा होगा, जब ये बोटर जो है यहाँ से जब पहले यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ तक पहुँचने में इसको T1 टाइम लगा, फिर ये बोटर जो है यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा ना तो इसको T2 टाइम लगा, तब तक ये जो कॉर्क है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक वो ये जो कॉर्क है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। इसका मतलब क्या कि बोटर जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब तक ये जो कॉर्क है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई टाइम जो है वो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही लगेगा, बोटर को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही टाइम इस कॉर्क को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो कॉर्क किस स्पीड से चल रही? कॉर्क वाटर के फ्लो की स्पीड से चल रही है। तो हम यहाँ से AC की बात करते हैं, तो AC कितना होगा? टोटल टाइम T1 + T2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की कोशिश करें। फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि बोटर यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो उसको टाइम कितना लगा? T1 + T2 लगा। तब तक ये जो कॉर्क है उसको भी तो उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये वापस आके देख तो रहा है ना कि यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिल गई जहाँ मैंने छोड़ी थी, जहाँ से मैंने छोड़ी थी वहीं आके मुझे ये मिल गई। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा होगा तब वहाँ से तब तक ये कॉर्क वहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही तो टाइम लेगी जितना मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। ओके, अब इस सिचुएशन को समझ चुके। CB की बात करते हैं, CB की बात करते हैं। तो C से B, अच्छा ये देखो C से B से C की बात करते हैं। तो पहले B से C की बात करते हैं। तो CB एक ही बात है। ये कौन सा मोशन है? ये कौन सा मोशन है? ये है हमारे पास
ये अप स्ट्रीम मोशन है क्योंकि वाटर का फ्लो इधर और वाटर इस बार इधर चल पड़ा, ठीक है। तो ये सेम वही केस है जो हमने इस तरीके से बताया आपको। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे स्पीड जो आएगी वो आएगी 5 माइनस यू, और टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा है t2। थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करके देखते हैं। 5t1 प्लस ut1, बस क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। और ये आ गया ut1 प्लस ut2 प्लस 5t2 माइनस ut2। थोड़ा सा केयरफुली इसको सोल्व करना है। ut1 से ut1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो ut2 यहाँ से कैंसिल हो गया। सो 5t1 इज इक्वल 5 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो t1 इज इक्वल टू टाइम लगेगा t2, ओके, टाइम सेम लगेगा। यानी ये तो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का हुआ। t1 कितने मिनट ले रहा है, 30 मिनट। तो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा, तो फिर टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम जो बोटर को लगेगा वो लगेगा t1 प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल जो टाइम लगेगा वो t1 प्लस t2 टाइम लगेगा, t1 प्लस t2। तो ये टाइम कितना होगा, 30 प्लस 30, यानी वो 1 घंटे बाद, 1 आवर, यानी आफ्टर 1 आवर, जब वो 1 घंटे बाद, ठीक है, जब पहले 30 मिनट इधर जाएगा फिर 30 मिनट इधर आएगा, तब तक ये कोर्क यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। यानी टाइम तो दोनों का सेम ही रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के इस चीज़ को समझना, क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर आपको ये समझ में आ गया तो मे बी आप अच्छे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, जो कि मोशन इन वन डायमेंशन के केस में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड होंगी। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने अभी सोल्व कर लिया। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिलेटिव मोशन के साथ काइनेमेटिक्स का ये पहला जो पार्ट होगा इसको वापस करने वाले हैं, और इस पे ग्राफिकल कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ स्लोप जैसे क्वेश्चन होंगे, उनको भी डील करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक अलग से एक फॉर्मेट बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। ओके, थैंक यू।